ओके तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 5 खेल तथा पोषण इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बच्चों आपके फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो इस चैप्टर से हमेशा पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन जो ऑलरेडी इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर्स के जो कई साल के बोर्ड एग्जाम्स है उसमें पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप सभी को मैं हिंदी में समझा दूंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आज का हमारा जो सेशन है वो अराउंड 40 से लेके 50 मिनट तक का बनने वाला है। बट आई एम 110% श्योर कि यदि आपने ये हमारा आज का एपिसोड सेशन कंप्लीटली एंड तक देख लिया तो आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 5 की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। बस आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपका सिलेबस बता देता हूं। जैसे कि सेशन 2022 के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, इससे आपको पढ़ना है कि संतुलित आहार एवं पोषण की अवधारणा के बारे में। फिर आपको पढ़ना है वृहत एवं जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसके बारे में, खाद्य स्रोत व इसके कार्य। फिर आपको पढ़ना है आहार के पोषक व अपोषक तत्व। तो आप किताब देखोगे तो आपको 2.1 2.2 यानी कि बेसिकली ये जो है वो 5.1 हो जाएगा और 5.2 हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है। 5.3 जो है वो आपका यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है ना, 5.3 आपका कटा हुआ है। ये वैसे आपका चैप्टर नंबर 2 था लेकिन 2022 के अकॉर्डिंग इसको जो है वो चैप्टर नंबर 5 बना दिया है। ठीक है ना, इसीलिए 5.1 5.2 आएगा। अब एक एक करके इस चैप्टर के संबंध में हम क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम सिंपल सिंपल सा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि संतुलित आहार क्या है तथा व्यक्तिगत शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए आहार का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भोजन होता है, यानी कि हम जो रोटी दाल चावल खाते हैं, खाना खाते हैं, इसी को बोल देते हैं। लेकिन जब इसमें एक वर्ड ऐड हो गया संतुलित, तो इसका क्या मतलब हो गया। बेसिकली देखो वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक, अब भोजन के कई घटक होते हैं जैसे कि सबसे पहला जल, ठीक है, प्रोटीन, ओके, प्रोटीन के बाद में फिर आ जाता है कैल्शियम, फिर आता है विटामिन। ठीक है, प्रोटीन और विटामिन वैसे तो एक ही हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर आती है वसा। तो ये जितने भी भोजन के घटक होते हैं जब ये एक निश्चित मात्रा में होंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे तो ऐसा खाना एक व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए भाई संतुलित आहार क्या है। तो ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी घटक जैसे कि जल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी उसमें शामिल हो, खनिज पदार्थ वगैरह। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, जो कि एकदम अच्छी मात्रा में हो, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए अच्छी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या कारण है इसको खाने के, या फिर क्या महत्व होता है इसका। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो उनको एनर्जी तो चाहिए होगी। तो जब आप एक अच्छा खाना खाते हो, ठीक है ना, आप 2-4 दिन का रखा हुआ नहीं खाते हो, ठीक है, बाहर की ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाते हो, ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खाते हो, ऐसा खाना खाते हो जिसमें भोजन के सभी घटक शामिल होते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, और साथ ही यह आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी को एक नियमित रूप से कार्य करने में मदद भी करता है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके जो ऊतक हैं इनकी मरम्मत करता है, टूट फूट हो जाती है तो उनको पुनः निर्मित कर देता है। लेकिन प्रोटीन मिलता है कैसे भाई, एक अच्छे खाने से ही मिलता है। इसीलिए चौथा पॉइंट ये है कि भाई शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है, यानी कि हमारा शरीर जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक तंत्र होता है, ठीक है, तो ऐसे में उसको और ज्यादा मजबूत करती है ताकि आप बीमार जल्दी से ना पड़ो। पांचवा ये है कि यह शरीर के सभी तंत्रों को विकसित करता है, चाहे आपका प्रतिरोधक तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, श्वसन नली तंत्र हो, सभी को विकसित करता है और व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक लेवल पे स्वस्थ रहता है तो ये संतुलित आहार उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई संतुलित आहार क्या है और इसके महत्व के बारे में। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख पाएंगे कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल बॉडी। तो क्यों है ये इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस डाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट के बारे में वो पॉइंट आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस संतुलित आहार के बारे में पॉइंट बता दिए। ठीक है, मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई डाउट वगैरह होता है इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आप मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है, और चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक देके जरूर जाना, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर तो अभी कभी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के एंड में यदि आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है ना, ओके चलिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन है कि जो संतुलित आहार होती है इसके तत्वों के बारे में। ठीक है, जैसे हमने अभी भोजन के बारे में देखा है। ठीक है, तो भोजन के कई तत्व होते हैं जिसमें एक आ जाता है जल। ठीक है, पेन चेंज करना चाहिए मुझे। हाँ, संतुलित आहार यानी कि भोजन के कई तत्व होते हैं जिसमें एक आ जाता है जल, दूसरा आ जाता है प्रोटीन, तीसरा आता है वसा, फिर चौथा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि आपसे 5 या 6 मार्क्स में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संतुलित आहार क्या है और इसके तत्वों का विस्तार से कीजिए। ठीक है, अब इसके तत्व टोटल 4, एक है जल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो होगा क्या कि आपसे 5 नंबर में ऐसे पूछ लेगा, या फिर इन सभी को 4-4 मार्क्स में अलग करके पूछ सकता है, 4 से 5 मार्क्स में। तो मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से बता दूंगा कि जब आपसे ये पूरा का पूरा पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि ये तत्व है ना, तत्व ये इसके ही भाग हैं, ये जो है ना ये सारे उसी क्वेश्चन के भाग हैं, बस क्या है कि इसमें आपको छोटा छोटा करके लिखना होगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, सॉरी इंग्लिश में देख लीजिए पहले कि बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके बाद ये इसको एलिमेंट्स हैं लाइक वाटर हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ऐसे शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि जल मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि जल मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, या फिर संतुलित आहार के तत्व के रूप में जल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो जल जो है वो हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक कहावत है भाई कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठो तो अपने साथ में कम से कम आधा गिलास पानी लेके जरूर बैठो। ठीक है, पता नहीं कब आपको एक तरीके से खांसी लग जाए, या फिर एक तरीके से होता है ना कि आपका खाना जो है वो एकदम से गले से निगला ही ना जाए। ठीक है, या फिर आपको हंसी आ जाए, तो ऐसे टाइम पे जल एक अहम तत्व निभाता है। ठीक है, और वैसे भी हमारी जो बॉडी है, क्या लगता है आपको मिट्टी की बनी है? नहीं, हमारा जो शरीर है इसमें तकरीबन 70% जो भाग है वो जल है। अब जल रूप में ये ब्लड हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और रक्त में लगभग 90% जल होता है, यानी कि हमारा जो खून होता है ना लाल, वो बेसिकली उसमें 90% तो जल ही होता है और बाकी 10% अलग होता है। ठीक है, एक कहावत है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है ना, तो दिन में आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। ठीक है, क्योंकि पानी जो होता है ना वो पता क्या करता है, वो शरीर के हमारे जितने भी विषक पदार्थ होते हैं, यानी कि हम कुछ गलत सलत खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पानी उन चीजों को मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और साथ ही हमारी जो बॉडी होती है उसके तापमान को नियंत्रित रखता है, जिससे आपको गुस्सा भी कम आता है। कभी आप आजमा के देखना, आपको किसी पे गुस्सा आएगा ना, तो आप 1 से 2 गिलास पानी पी लेना भर के। ठीक है, आपका गुस्सा कुछ 50% तक कम हो जाए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना उस समय जो उसको संकेत दे रहा होता है कि इसको बोलना है, गुस्सा करना है, तो वो संकेत जो होता है ना पानी की वजह से शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब कभी भी बुखार आ जाता है किसी को, ठीक है, तो उस पे पानी की ना सर पे पट्टी चढ़ाई जाती है, तो वो पट्टी क्या करती है, उसके अंदर का जो तापमान होता है, गर्मी जो होती है, उसे अपने अंदर सोख के बाहर निकाल देती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको समझा दिया भाई कि जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न क्यों है, अंग क्यों है। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा और ये छठा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए कि एक्सप्लेन वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। राइट, वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस संबंध में आप ये पॉइंट यहां से देख सकते हैं और इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आखिर हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, या फिर हमारे शरीर के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है, ये हमें समझाना है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रोटीन होता है ये बनता कैसे। ठीक है, तो प्रोटीन
इसका निर्माण कई क्रियाओं के द्वारा होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार सल्फर नामक के जो तत्व जो होते हैं, इससे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बेसिकली क्या करता है कि शरीर में रक्त, मांसपेशियां, नाखून, त्वचा, बाल, आंतरिक अंगों के निर्माण में सहायता होता है। बेसिकली अब आपको समझ में आया ना कि आखिर क्यों हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है ताकि हमारी रक्त, मांस की पेशियां, हमारे नाखून, त्वचा के बाल, आंतरिक अंग, इन सभी का निर्माण करता है। ठीक है, साथ ही नए नए ऊतकों को बनाती है और जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत होती है। अब ये ऊतक क्या होते हैं, अगर आपको ये समझना है तो भैया आपको 10th की जो साइंस है वो जाके पढ़नी होगी। ठीक है, यदि आपके भाई वगैरह है, बहन वगैरह, तो उनसे पूछना भाई ऊतक क्या है। ठीक है, तो दो तरीके के ऊतक होते हैं, एक कोमल होते हैं, एक जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, तो जो नए ऊतक होते हैं शरीर के विकास के लिए उनका निर्माण करती है, कुछ को नुकसान हो जाता है तो उनकी मरम्मत करती है। ठीक है, जल और अम्लों के संतुलन को नियमित करती है। बेसिकली हमारी बॉडी में अभी हमने देखा था तकरीबन 70% जो भाग है वो जल का होता है। ठीक है, तो ऐसे में जल हो गए, अम्ल बेसिकली जो खट्टे होते हैं और कड़वे खट्टे होते हैं, जैसे वो आपने लाल लिटमस को हरा नीला पीला कर देते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा। तो ये जल और अम्ल के बीच में हमारी बॉडी में संतुलन बना देते हैं। ठीक, उसके बाद में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को कोशिकाओं तक ले जाती है तथा ये एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाती है, यानी कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, उसको और ज्यादा बनाती है। ठीक है, और यही जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन है, O2 जो है, और पोषक तत्व, इनको कोशिका तक लेके जाते हैं। याद रखना, यदि आप ज्यादा प्रोटीन लेते हो तो ये हानिकारक भी होता है, जैसे कि इससे आपको हृदय रोग हो सकता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, गुर्दे में पथरी वगैरह हो सकती है। इसीलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो जिमर्स होते हैं वो डेली प्रोटीन लेते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेते हैं। अगर वो थोड़ा ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे ना तो उनके साथ में भी यही कहानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अब बारी आती है कि प्रोटीन के स्रोत क्या है। तो प्रोटीन के कई स्रोत है, जैसे कि दूध हो गया, दूध से बनने वाले उत्पाद हो गए। ठीक है, जैसे दही, छाछ, लस्सी, मतलब एक ही हो गया। सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी प्रकार के रेशेदार फल, सब्जियां, पपीता, आम, कटहल और फॉस्फेट ग्वार, ये सारी चीजें इसमें इसके स्रोत के लिए आ जाती हैं। ठीक है ना, तो निर्माण कैसे होता है और ये शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। नए को बनाती है, कुछ की मरम्मत करती है, जल अम्ल का संतुलन बनाती है, ऑक्सीजन पोषक तत्व को कोशिका तक लेके जाती है, शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है, स्रोत इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, ये भैया आपको समझ में आ गया कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक क्यों है। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि हाउ मच प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक, एक्सप्लेन कर दिया हमने ऑलरेडी। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति के लिए वसा क्यों आवश्यक है अथवा वसा की उपयोगिता बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को दो से तरीके से पूछा सकता है कि व्यक्ति के लिए वसा आवश्यक क्यों है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वसा की उपयोगिता समझाइए। तो एक एक करके आइए क्वेश्चन को समझेंगे। तो एक व्यक्ति के लिए वसा अति आवश्यक होती है, कैसे। बेसिकली देखो, वसा जो है ये क्या करती है, वसा आहार में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व। ठीक है, यानी कि अभी हमने देखा कि भोजन के 4 टोटल पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए कि शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो ये वसा आहार जो होता है उससे मिलती है। बेसिकली अगर आप देखोगे कि 1 ग्राम वसा के अंदर तकरीबन 9 से 11 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो वसा होती है इससे 9 से लेके 11 कैलोरीज प्राप्त होती है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में वसा के रूप में संचित होता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो खाने में बेसिकली पाया जाता है, इसको ज्यादा जब ले लेते हैं शरीर में, तो इससे क्या होती है, इससे वसा हमारे शरीर में संचित हो जाती है, एक तरीके से भंडार हो जाता है। अब इससे होता है क्या है, इसे ना आप जब कभी टाइम मिले, टाइम क्या बेसिकली आप थोड़े इसको यूज कर सकते हो, आपके अंदर के जो बॉडी सेल्स होते हैं वो इसको अपने अनुसार कभी भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इससे शरीर की चर्बी प्राप्त होती है। यदि आपको मोटा होना है ना, तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ज्यादा वसा हो, क्योंकि यदि आप ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन करोगे ना तो इससे आपका फैट और जल्दी बढ़ता है। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली सारी क्रियाओं में यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी काम करती है। यानी कि जब आपको लंबे समय तक चलना होता है, ऐसी जो सारी क्रिया होती है, उसमें वसा जो है वो बहुत ज्यादा एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आती है। ठीक है, इसमें कई विटामिन शामिल होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के, ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियों तक के निर्माण व शरीर के कोमल अंगों जैसे कि
हृदय, गुर्दे, इन सभी को सुरक्षा प्रदान भी करती है। साथ ही हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और रोगों से बचने में प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाती है। यदि वसा आपके शरीर में ज्यादा होगी ना तो आपको मोटापा हो जाएगा, आपको दिल की बीमारी हो जाएगी, इवन आपको मधुमेह भी हो सकता है। स्रोत क्या है भाई? तो दूध है, दूध से होने वाले उत्पाद, घी, वनस्पति तेल, सूखे मेवे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है भाई, तो एक व्यक्ति के शरीर के लिए वसा आवश्यक क्यों है, वसा की उपयोगिता क्या आप समझ गए। बेसिकली वसा जो है वो आहार में उपस्थित सभी पोषकों में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होता है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9 से 11 कैलोरीज होती हैं। आवश्यकता से अधिक यदि आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं तो इससे वसा शरीर में संचित हो जाती है। वसा से चर्बी प्राप्त होती है। ठीक, साथ ही इसमें ए, डी, ए के जो विटामिन है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। मांसपेशी ऊतक का निर्माण करती है। हमारे कोमल हृदय, कोमल अंग है जो है शरीर के, जैसे कि हृदय, गुर्दे, इन सभी को सुरक्षा भी देती है। शरीर को मजबूत सुडौल बनाती है और रोगों से लड़ने में क्षमता भी प्रदान करती है। ठीक है, यदि वसा आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो आपको मोटापा, दिल की बीमारियां, मधुमेह वगैरह सारी चीजें हो सकती है। ठीक, एक एक करके इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाई फैट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन और एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फैट। तो कैसे लिखेंगे भाई आंसर इस पॉइंट में, इस संबंध में आप इन पॉइंट्स को इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ये भी यहाँ पे समझा दिया। ओके, चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो जिस तरीके से अभी देखो अभी तक हमने कितने तत्व को देखा है, भोजन के 4 तत्वों में एक हमने जल देख लिया। ठीक है, ओके, एक हमने अभी तक जल देखा, दूसरा हमने वसा देखा, ठीक, और तीसरा हमने देखा प्रोटीन। ठीक है, तीसरा प्रोटीन देखा। अब हम जो चौथा देखेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो टोटल जो है भोजन के जो मेन तत्व हैं, संतुलित आहार के तत्व, वो 4 हैं जिसमें से 3 देख लिए। अब चौथा आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए, भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों भाई? क्योंकि सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी शारीरिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को करने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा यहीं से मिलती है। ठीक है, अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा व ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, यदि आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो इससे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे वसा या फिर ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि समय पर पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। स्रोत क्या है? सभी प्रकार के अनाज, दालें, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद, मीठे फल, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि भाई आखिर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में एक प्रकार है शर्करा, जिसे हम कहते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है जटिल, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना, तो पहले हम समझेंगे शर्करा वाले को, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए शर्करा या फिर कह सकते हो साधारण कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली यह अनाज जैसे कि गेहूं, चावल आदि, रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, इन सभी में पाया जाता है। जो कैसा होता है भाई? जो कि एक तरीके से मिठास वाला होता है। ठीक है, अब इसमें जो है जो शर्करा होती है वो किस रूप में होती है? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स व ट्राइसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है। अब इसमें ये जो है क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील भी होते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो जटिल वाला होता है, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है? ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पानी में घुलती भी नहीं है। जबकि जो पहले नंबर वाली है जो शर्करा है, साधारण शर्करा, साधारण कार्बोहाइड्रेट, वो कैसी होती है? वो जल में घुलनशील भी होती है और ये स्वाद में मीठी भी होती है। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज इसमें प्रमुख होते हैं। जबकि इस साधारण वाली में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स ये महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि जटिल में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज होते हैं। ये आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर आदि रूप में देखा जाता है। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी पॉलीसैकेराइड्स से मिलती है। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है जटिल कार्बोहाइड्रेट वाला। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। जो साधारण है ये क्या है भाई? ये अनाज वगैरह में पाई जाती है, फल वगैरह जितने भी होते हैं इसमें पाई जाती है। ये मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं स्वाद में, और साथ ही ये इसमें शर्करा जो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स में होती है।
ठीक है, ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मोल्टन व माल्टोज में पाए जाते हैं। लेकिन जो जटिल वाली होती है ये स्वाद में मीठी नहीं होती है और इसमें पॉलीसेकेराइड्स के रूप में शर्करा होती है, जबकि इसमें जो कई रूप में होती है और ये पानी में घुलती नहीं है और बाकी की, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई भाई। इसी तरीके से आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट को दोबारा चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं इस तरीके से कि भाई व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड राइट इट टाइप्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है इस संबंध में पहले आप फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा वाला कि टाइप्स है, टाइप्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के। तो सबसे पहले शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो इस तरीके से जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, जो बड़ा क्वेश्चन था हमारा, एक सेकंड क्वेश्चन निकालना पड़ेगा मुझे, कि संतुलित आहार के जो मुख्य तत्व है, ठीक है, तत्व कौन कौन से हैं भाई। पहला जल, दूसरा प्रोटीन, ठीक है, और तीसरा वसा और चौथा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अलग अलग से इन सबके 4-4 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 2 से 3 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके लिखें, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लिखना होता है जब बड़ा पूछा जाए, लेकिन जब 4 मार्क्स का डिफरेंट तरीके से अलग से पूछा जाएगा तब आपको करना, ओके। जो कि मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे बता ही चुका हूं। अब देख भी सकते हैं कि जल सबसे पहला था हमारा किसके बारे में, जल के बारे में, ठीक। तो पहले हमने जल के बारे में देखा, ओके। उसके बाद हमने इंग्लिश में देखे, तो इंग्लिश में हमने पहला जो था वो वाटर के बारे में देखा। फिर सेकंड जो था हमारा ये था प्रोटीन के बारे में। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया प्रोटीन के बारे में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो था वो हो गया हमारा यहाँ पे हाँ प्रोटीन के बारे में, ठीक। तीसरा जो है वो था यहाँ पे वसा, ठीक। तीसरा क्या हो गया भैया, तीसरा हो गया यहाँ पे वसा वाला पार्ट, इसको इंग्लिश में देखेंगे। तीसरा जो है वो हो गया फैट, ओके। फिर चौथा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चौथा वाला पार्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे और प्रकार जो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो अभी तक अराउंड जो है हमारे 22 से 23 मिनट हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ ये सब समझ में आ गई है। चलिए अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो बेसिकली देखो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला होता है इसमें विटामिन, ठीक, और दूसरा होता है मिनरल। अब मिनरल को हिंदी में क्या कहते हैं, मिनरल को हिंदी में कहते हैं खनिज पदार्थ, ठीक है। तो एक विटामिन हो गया और एक हो गया खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन जो है वो हमारे भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। सबसे पहला पार्ट आ जाता है विटामिन ए का, ठीक है। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए को हम रेटिनल भी कहते हैं। यह है शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है, खास करके आंखों के लिए, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास करके आंखों के लिए। दूसरी आ जाती है बच्चों विटामिन डी। बेसिकली यह शरीर की सभी हड्डियों को बनाने में और उनके वृद्धि और विकास में सहायक होती है, ठीक है। कौन सी, विटामिन डी। फिर विटामिन ई आ जाता है। ये बेसिकली ये विटामिन जो है यह सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। और चौथा है विटामिन के, यह खून को जमाने में सहायता करती है। पांचवा होती है विटामिन बी। इसके अंतर्गत विटामिन बी के 6 विटामिन समूह शामिल होते हैं। फिर छठा आ जाता है विटामिन सी। यह शरीर, टेंडन और लिगामेंट्स की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। ये विटामिन सी की बात है। तो एक एक करके आप सभी की जो सभी विटामिन हैं उसके यूज को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो विटामिन का ये पार्ट आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो विटामिन ए क्या होता है भाई, इसको हम रेटिनल भी कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, खास करके आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने में, उनके विकास के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए। विटामिन के खून जमाने में सहायता करने के लिए। विटामिन बी इसमें 6 समूह आते हैं। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ए, बी, सी ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है भाई खनिज पदार्थ के बारे में, ठीक है। खनिज पदार्थ में सबसे पहला आ जाता है यहाँ पे आयरन। तो बेसिकली
आयरन जो है यह खनिज रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है उसके निर्माण के लिए यह तत्व बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक। दूसरा जाता है कैल्शियम। बेसिकली यह हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम आप सभी को पता है हमारे दांतों और हड्डियों के निर्माण में, टूटी फूटी उनको मरम्मत करने में सहायता प्रदान। ठीक। तीसरा जाता है फास्फोरस। बेसिकली यह हमारे दांतों को, हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखो एक तो क्या है, कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों दांतों का निर्माण करता है, लेकिन फास्फोरस क्या करता है, उसे और ज्यादा मजबूत बना देता है। चौथा जाता है सोडियम। यह जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो कई तरीके का तंत्रिका तंत्र होता है उसको ये और ज्यादा मजबूत बना देता है। पांचवा आता है आयोडीन। तो भाई आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसकी कमी से सेगवाइटर नाम का रोग हो सकता है, और खासकर ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट आता है फ्लोराइड। बेसिकली ये जो फ्लोराइड होता है ये हमारे नाखूनों और दांतों के निर्माण और उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। ओके, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक तो हो गया हमारा यहाँ पे कौन सा, विटामिन वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें विटामिन ए हमने पढ़ा, डी, ई, के, बी, सी पढ़ा। फिर यहाँ पे जो हमारा मिनरल वाला पार्ट था ये हमने देखा, जिसमें हमने आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, फ्लोराइड, इन सारी चीजों को पढ़ लिया। अब एक एक करके आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्क्राइब दी माइक्रो न्यूट्रिशंस ऑफ फूड विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो सबसे पहला आता है विटामिन। तो विटामिन के संबंध में विटामिन ए, डी, ई, के, बी एंड सी ये आप लिख देंगे। ठीक है ना, आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बाकी आपको आगे समझाता हूँ। तो आगे आपको समझना है जो मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहला आयरन है, फिर कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है, सोडियम, आयोडीन है, उसके बाद फ्लोराइड है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब आपको ये देखना है कि किसी व्यक्ति को आपको संतुलित आहार देना है, तो उस समय ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से आ जाते हैं। तो टोटल जो है वो यहाँ पे 4 हैं, 8 हैं, हाँ टोटल जो वैसे तो 10 से 12 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें से मैं आपको 8 बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 4 में पूछा जाता है तो आप 5 लिखिए, 5 में पूछा जाता है तो आप 6 लिखिए, 7 लिखिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, बाकी आपको समझाऊंगा तो जाता, आप देख लेना जो आपको सही लगे उसको याद करना। सबसे पहला आ जाता है उम्र। बेसिकली देखो, संतुलित आहार को निर्धारित करने के लिए सबसे पहला आता है उम्र। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे करके, उनकी उम्र बढ़ रही होती है, उनका शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो ऐसे में उनको और ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और ठीक इसी तरीके से जब व्यक्ति जो है वो 60 से 65 साल की उम्र का हो जाता है, तो उसकी जब उम्र घटने लगती है, ठीक है ना, एक तरीके से वो ज्यादा बूढ़ा होने लगता है, तो भी उसे क्या करना चाहिए, प्रोटीन से और वसा से ज्यादा दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, क्यों भाई, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, प्रोटीन और वसा, ये शरीर के विकास के लिए ज्यादा जरूरी होती है। और क्योंकि उस समय शरीर को चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है फैल रही है, हड्डियां मजबूत हो रही है। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है, तो उस समय क्या करना चाहिए, उसको खनिज और विटामिन लेने चाहिए जो उसकी बॉडी को सही रख सके। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, वे बच्चे जो ज्यादातर अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, बड़े हो रहे हैं, उनमें प्रोटीन चाहिए उन्हें ज्यादातर, और जो बूढ़े हो रहे हैं उन्हें प्रोटीन वसा नहीं बल्कि खनिज व विटामिन चाहिए। ठीक है, दूसरा जाता है लिंग। बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई जाएगी कि कई बार क्या होता है कि पुरुष जो होता है उसको अधिक कैलोरी वाला भोजन चाहिए होता है और महिला को कम कैलोरी वाला। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे पुरुष जो होता है वो मेहनत का काम करता है, इसीलिए उसे अधिक कैलोरी का खाना चाहिए, और जो महिला होती है वो घर का थोड़ा बहुत काम करती है तो उसे ज्यादा नहीं चाहिए। हालांकि आज के टाइम पे ये मिथ है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है व्यवसाय। तो बेसिकली व्यवसाय कई तरीके के हैं। एक होता है ऐसा जिसपे बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, तो जो बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो उसे अधिक कैलोरी वाला खाना चाहिए ताकि उसकी थकान दूर हो सके और उसके शरीर को जो पूरा न्यूट्रिशन है वो मिल सके। लेकिन वहीं वे लोग जो हमेशा जैसे भी ठंडी चले तो रजाई में पड़े रहते, एसी में पड़े रहते, कुछ काम धाम करते नहीं, बैठे रहते, बस कुछ किसी का ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, प्राइम खरीद लिया, लगे हैं वेब सीरीज में दबा के देखने में। तो ऐसे आलसियों के लिए क्या आवश्यकता है इस ऐसे खाने की? नहीं, अरे उनको तो ऐसे ही दे दो, कुछ भी सब चलेगा। ठीक है ना। चौथा जाता है शरीर का भार। बेसिकली ऐसा बंदा जो मोटा है यानी कि जिसका भार अधिक है, तो उसको अधिक रेशेदार भोजन खाना चाहिए, जबकि पतले व कमजोर व्यक्ति को अधिक प्रोटीन वाला खाना चाहिए।
ठीक है, जो पतला बंदा होता है हम जैसे लोगों का, ठीक है ना, तो उसको कैसे खाना खाना चाहिए, कमजोर खाना चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया उम्र, दूसरा हो गया लिंग, तीसरा हो गया व्यवसाय, चौथा हो गया शरीर का भार। आगे देखते हैं। तो अगला आ जाता है यहाँ पे विशेष खेल के अनुसार। पांचवा क्या हो गया, विशेष खेल के अनुसार। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली कई बार क्या होता है, विभिन्न खेल को जैसे कि लंबी दूरी की दौड़ करने वाले को अधिक वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विभिन्न खेल कूद का मतलब क्या है। जैसे आप जो है वो एक नॉर्मली सुबह सुबह जाते हो पार्क वगैरह में, थोड़ा बहुत रनिंग किया, ठीक है, और फिर वापस घर पे आ गए, तो आपको उतना ज्यादा कैलोरी वगैरह का या फिर कार्बोहाइड्रेट की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लंबी दूरी की दौड़ करते हैं 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, उसके लिए एक अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। छठा आता है गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला। बेसिकली गर्भवती या फिर स्तनपान, स्तनपान का मतलब ये होता है कि जब महिला का बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो उसके दौरान जो वो अपने शिशु को दूध पिलाती है उसको स्तनपान बोलते हैं, ठीक है। तो गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, इनको और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनके उनके शरीर का जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, वो सभी का सभी उसके बच्चे के लिए उसके स्तन से चला जाता है उसके बच्चे के शरीर में। तो इसीलिए उस गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला को और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये विटामिन वाला खाना खाना चाहिए, ठीक है। फिर सातवां जाता है स्वास्थ्य समस्या के दौरान। बेसिकली कई बार होता है कि आपको चोट लग जाती है या फिर आप किसी तरीके से रोगी हैं, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके का प्रोटीन और खनिज जो वो खाना चाहिए। फिर आठवां वही चिकित्सा वाला आ गया कि रोगी है, बीमार व्यक्ति, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। जैसे पीलिया में तले हुए जो आहार है इससे बचना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। पांचवा विशेष खेल अनुसार, छठा गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला, सातवां स्वास्थ्य समस्या के दौरान, और आठवां चिकित्सा के परामर्श के आधार पर। तो इन पॉइंट को आपने भाई समझ लिया अच्छे तरीके से। उम्र, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक भार, और उसके बाद विशेष खेल अनुसार, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला, स्वास्थ्य समस्या के दौरान, चिकित्सा के परामर्श के आधार पर, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल परस्यूइंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो सबसे पहले आती है एज, फिर आता है जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड बॉडी, ठीक है। एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड बॉडी। उसके बाद में आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पोर्ट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस। ओके, समझ गए। अब जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला तरीका ये है, आपसे पूछा जाएगा विटामिन क्या है तथा इसके भागों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो विटामिन क्या होती है और इसके भाग, ये आएगा आपका 5 मार्क्स में, ठीक है। अब इसी पूरे के पूरे क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है। कैसे? ये पूछ सकता है आपसे कि जो विटामिन बेसिकली वसा और जल में घुलनशील विटामिन और उनके स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा 5 मार्क्स में, तो ऐसे पूछ लेगा भाई कि वसा हो गया और जल हो गया, इसमें घुलने वाले जो विटामिन होते हैं ये कौन कौन से, उनका वर्णन करना है, उनके स्रोत बताना, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि वसा के संबंध में, जल के संबंध में जो विटामिन है इनको अलग से आपको बताना है, तो 4-4 मार्क्स में अलग से। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन आपके तोड़ तोड़ के आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए शुरुआत करेंगे विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई विटामिन होती क्या है, उसके बाद विटामिन के भाग समझेंगे। तो विटामिन क्या है कि शरीर के लिए आवश्यक एवं आधारभूत एक पोषक तत्व होता है जो कि शरीर की क्षमता, सहनशीलता, स्फूर्ति यानी कि ताकत, ऊर्जा को बढ़ाता है, उसको फिट रखने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन क्या है भाई? विटामिन जो है वो हमारे शरीर का एक आवश्यक और आधारभूत पोषक तत्व है बेसिकली, जो कि हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर की सहनशीलता और जो ऊर्जा वगैरह है इसको बढ़ाता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है पानी में घुलनशील और एक होता है वसा में। तो पानी में घुलनशील होते हैं दो तरीके के, विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं 4A, D, A के। तो पानी वाले आपसे 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स से भी, और वसा वाले आपसे 5 मार्क्स में 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। और जैसे विटामिन ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, और डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो ये भी जो है वो आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं एक एक करके कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम बात करेंगे कि जो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं इसके बारे में। तो पानी में घुलने वाले विटामिन में सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन नंबर बी, ठीक है, विटामिन बी। बेसिकली विटामिन बी के अंतर्गत
कुछ उपसमूह आते हैं, टोटल जो है वो 6 उपसमूह आते हैं। ठीक है, विटामिन बी के 6 उपसमूह आते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी जो विटामिन बी होता है ये एक व्यक्ति की या फिर हमारी जो पाचन क्रिया है इसको अच्छा बनाता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई तो भैया एक बहुत खतरनाक रोग हो जाएगा, बेरी-बेरी नामक रोग। ठीक है, इसके कई स्रोत होते हैं जैसे कि दूध हो गया, दही, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली, टमाटर की हरी पत्तियां, सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि विटामिन क्या है। बेसिकली इसमें विटामिन बी के 6 समूह आते हैं जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य सामान्य रखता है। यदि ये हमारे शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा तो बेरी-बेरी नामक रोग हो जाएगा। इसके कई स्रोत होते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी आ जाती है विटामिन सी। बेसिकली यह गर्मी, पानी में विटामिन बी और सी है ना। हाँ, बेसिकली देखो पानी में क्या होता है, विटामिन सी यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। बेसिकली विटामिन सी जो है जब आप ज्यादातर बेसिकली गर्मी के संपर्क में आते हैं फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो यह निष्क्रिय हो जाता है। बेसिकली खेलों के दृष्टिकोण से यह सहनशीलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि खेल के रूप में अगर हम देखें तो एक खिलाड़ी के लिए उसकी सहनशीलता को बढ़ाने में काम आता है। साथ ही दांत, अस्थि, रक्त वाहिनी इन सभी को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंगूरी, अनाज, हरी सब्जियां, हरी मिर्च, ये सभी पानी में घुलनशील विटामिन सी के स्रोत आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, ये आपको समझ में आ गया। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे बात करेंगे वसा में घुलने वाले विटामिन के बारे में। ठीक है, तो भाई वसा में घुलने वाले विटामिन बहुत से हैं जिसमें सबसे पहला आ जाता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए क्या होता है, यह विटामिन सामान्य शारीरिक विकास, आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की क्या विशेषता हो गई कि यह विटामिन हमारे शरीर का सामान्य जो विकास है वो करता है, साथ ही हमारी आंखें होंगी, त्वचा होगी, इनको अच्छा बनाता है। ठीक है, यदि विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो रतौंधी या फिर त्वचा खुश्क या फिर सूखी हो जाती है। ठीक है, अब इसके कई स्रोत होते हैं जैसे कि पीले व नारंगी फल हो गए जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, बंद गोभी, मटर, दुग्ध उत्पाद, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और यदि हमारे शरीर में ये विटामिन ए नहीं होगा तो रतौंधी, त्वचा खुश्क या फिर सूखी हो सकती है। ओके, दूसरी आ जाती है विटामिन डी। बेसिकली ये जो है विटामिन डी जो है वो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये जो है वो हमारा शरीर खुद पैदा कर देता है। अब ये क्या करता है, यह शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, उसको और ज्यादा अच्छा बनाता है। इसकी कमी से रिकेटस यानी कि सूखा नामक रोग हो सकता है। बहुत से स्रोत होते हैं, दुग्ध उत्पाद, सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश, हरी सब्जियां, मछली का तेल इसमें शामिल होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को समझ में आ गया ना कि विटामिन ए और विटामिन डी की क्या विशेषता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आता है विटामिन ई और के। तो पहले बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन जो के है हमारा, ये तीसरा वाला, यह पाचन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, यह आंतों के भीतरी जो बैक्टीरिया होता है इसका निर्माण करता है, ताकि जो अन्य आंत के भीतर जो अन्य ऐसा बैक्टीरिया है जो उसको खत्म कर सकता है, हमारे पाचन तंत्र को और ज्यादा हमारी आंतें जो होती है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनसे लड़ने के लिए बैक्टीरिया का निर्माण करता है। ठीक है, खून के थक्का जमाने में सहायक होता है। साथ ही छाल व धूप में ये निष्क्रिय देखा जाता है। स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, अंकुरित अनाज हो गए, आलू, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। फिर चौथा आ जाता है विटामिन। विटामिन, यह विटामिन हृदयघात, पक्षाघात व कैंसर जैसे शारीरिक जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करता है। विटामिन ए एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह हृदयघात, पक्षाघात या फिर कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं उनसे रक्षा करता है। शरीर में ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, साथ ही किसी बीमारी को आने से रोकता है। स्त्री व पुरुष इनकी प्रजनन की शक्ति को सुदृढ़ करता है, कि स्त्री पुरुष मिलकर जब प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया को ये और भी ज्यादा सुदृढ़ बना देते हैं। ठीक है, अंकुरित अनाजें, दाल, हरी सब्जियां, तेल, घी, ये सभी इसमें शामिल होते हैं इसके स्रोत के लिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को? दोबारा समझा देता हूं। देखिए, विटामिन बेसिकली होते क्या है, ये हमारे शरीर के आवश्यक एवं आधारभूत पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की सहन क्षमता को, सहनशीलता को, हमारी ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, पानी में और वसा में। पानी में घुलनशील होता है सबसे पहला विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन नंबर सी।
फिर वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन नंबर ए और फिर विटामिन डी। उसके बाद में फिर इसमें विटामिन के और विटामिन ई जो है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। अब एक एक करके इन क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट इज द विटामिन एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट। तो विटामिन होती क्या इस संबंध में आप ये पढ़िए, और इसके पार्ट की अगर बात करें तो पहले आ जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा विटामिन बी, फिर दूसरा आ जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और विटामिन सी के बारे में यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद में बात आ जाती है फैट वाली की। तो फैट वाले में विटामिन ए हमारा पहला हो जाएगा, फिर विटामिन डी दूसरा हो जाएगा। विटामिन ए के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ें, विटामिन डी के बारे में ये पॉइंट पढ़ें। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे तीसरा जो है विटामिन के हो जाएगा और चौथा विटामिन ई हो जाएगा। तो विटामिन के बारे में आप यहाँ से इतना पढ़ लीजिए और विटामिन के बारे में, सॉरी विटामिन ई के बारे में यहाँ से इतना। ओके, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे शायद हमारा एक क्वेश्चन और रह गया है। जी हाँ, एक क्वेश्चन हमारा बचा है सबसे आखिरी, जो कि 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन ये है कि गैर पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं तथा किन्हीं 4 गैर पोषक तत्वों का महत्व बताइए। बेसिकली टोटल होते ही 4 हैं, ठीक है ना, यानी कि ये 4 या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर भाई गैर पोषक तत्व का मतलब क्या होता है। आपको इतना तो पता है पोषक तत्व का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको हमारे शरीर में पहुंचना, उसी को बोलते हैं जो हमारे आहार में मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली गैर पोषक तत्व का मतलब ये है कि हमारे आहार के वे तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं मिलता है, या ये आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं भाई, जो अभी हमने देखा गैर पोषक तत्व, ये जो है आहार के ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर को किसी भी तरीके का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छे होते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे तो एक आ जाता है फाइबर। अब ये फाइबर क्या है भाई, तो बेसिकली फाइबर जो है वो आपका जो शरीर का मल वगैरह होता है इसको त्यागने में मदद करता है। यदि आपको कब्ज वगैरह होगा तो ये फाइबर जो होते हैं फाइबर खाने से ये कब्ज कम कर देता है, ठीक है। आंतों की जो कार्य प्रणाली होती है इसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं तथा यह फलों में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको इस फाइबर नामक ये जो तत्व है ना, गैर पोषक तत्व, इससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, जिससे आप जो मल त्याग करते हो, जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करता है, कब्ज नहीं होने देता है, आंतों की कार्य प्रणाली को अच्छा बनाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है रंग यौगिक। रंग यौगिक का मतलब है कि रंगों से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है। खाद्य पदार्थों में कुदरती तौर पर रंग होता है, जैसे फल, सब्जियां, लाल संतरे, ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। बेसिकली रंग यौगिक क्या होते हैं, रंग यौगिक का मतलब हो गया कि कई बार हमें भोजन को आकर्षक दिखाने के लिए खाद्य पदार्थ आकर्षक दिखाने के लिए उनका उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ कुदरती होते हैं, जैसे कि फल सब्जियां हो गई, कोई हरी, लाल, पीली, काली तरीके से होती है, जैसे मूली सफेद है, गाजर लाल है, बैंगन काला है, गोभी सफेद है, आलू ब्राउन होता है। तो सभी का क्या है, प्राकृतिक कुदरती रंग होता है उनका, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी कि ये जो है वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, बस हाँ ये जरूर है कि वो आपको क्या कर सकते हैं कि आपको खाने में थोड़ा और ज्यादा मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और आ जाते हैं। अब आ जाता है स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक का मतलब ये है कि स्वाद यौगिक ये ना तो ऊर्जा देते हैं ना ही तो पोषण देते हैं, यह पदार्थ हमारे भोजन का स्वाद बढ़ा देते हैं। कैसे, मतलब आप कभी चाय बनाते हो, ठीक है, जब चाय बनाते हो तो नॉर्मली क्या करते हो, जैसे दूध होता है, उसी दूध में थोड़ा चाय पत्ती डाल दिया, आपने सब्जी बनाई, सब्जी में थोड़ा नमक डाल दिया, तो ये जो चाय है और ये जो नमक है ये आपको किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये आपके स्वाद को बढ़ा देते ताकि आप और ज्यादा उस खाने को खा सकें, ठीक। फिर चौथा जाता है पादप यौगिक। बहुत से आप सभी को पता है ऐसे पादप होते हैं जिसको आप खा सकते हो, ठीक है, जिसके कुछ लाभदायक और हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे कि आप जो है वो पालक का पत्ता खा सकते हो, धनिया का पत्ता खा सकते हो, ठीक है, मूली का पत्ता खा सकते हो। तो इससे क्या होता है, ये आपको कोई न्यूट्रिशन वगैरह तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये जो है ये आपको आपकी जो पाचन क्रिया है उसको अच्छा बना देते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारी जो साइंस है उसमें ये कहा भी गया है कि यदि आप एक वीक में, ठीक है ना, एक वीक में एक दिन उपवास रहते हो तो आपका पाचन तंत्र कभी खराब ही नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा साइंस में कहा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक। ये आपको समझ में आ गया भाई। यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन देखा था, हाँ, गैर पोषक तत्व तो सबसे पहला फाइबर, दूसरा रंग यौगिक, तीसरा आ जाता है
स्वाद यौगिक, चौथा जाता है पादप यौगिक। अब इन सभी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में देख सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिशन एंड टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी फॉर न्यूट्रिशन, नॉन न्यूट्रिशन। तो नॉन न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद में नॉन न्यूट्रिशन के संबंध में सबसे पहले आप पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, सेकंड पे आप पढ़ेंगे कलर जो कंपाउंड्स होते हैं इसके बारे में, पहला फाइबर, दूसरा कलर के बारे में, कलर कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि टेस्ट कंपाउंड्स, तीसरा आ जाएगा, ठीक। फिर चौथा आ जाएगा आपका प्लांट कंपाउंड्स। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आने वाले 40 से 50 मिनट के अंदर, तो ऑलरेडी हमारे 45 कुछ मिनट हुए हैं, 46 मान लेते हैं, 46 मिनट्स के अंदर हमने अपना आज का जो चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा चैप्टर था, जिसे मैंने आपको एकदम इजी से इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। और जहां तक मुझे लगता है आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आए भी होंगे, ठीक है। गाइस देखिए, इस तरीके का एनिमेटेड वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाए। मेरी कोशिश यही होती है भाई कि मैं आपको जितना हो सके उतना एकदम स्टूडेंट के लेवल पे जाके आपको सारी चीजों को समझाऊं। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे हिंदी में समझा भी दिया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनकी हेल्प के लिए मैं क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कर देता हूं, उसको ट्रांसलेशन करके उसका आंसर प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि आप सभी जो है, आपको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो काफी मेहनत करता हूं मैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से यहाँ पे चलाया जा सके, ठीक है। और मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। बाकी तो हम सब कुछ कर ही लेंगे, आप बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। गाइस देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देखे जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।